हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड एमपीपीजीसीएल 2024, जैसा कि आपको पता है कि मैंने कुछ दिनों पहले भी आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था कि आपको रिसेंटली अभी कुछ बातें हुई है जहां पर एमपीपीजीसीएल के अंदर मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों के अंदर आने वाले समय में काफी सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर की हो, चाहे वो जूनियर इंजीनियर्स की हो, या फिर हमारे लाइन परिचालक यानी कि लाइनमैन की वैकेंसी हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट में हो या रेगुलर हो। ये सारी वैकेंसीज हमारी 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इंदौर, भोपाल या जबलपुर, या फिर पावर ट्रांसमिशन कंपनी प्लस पावर मैनेजमेंट और पावर जनरेटिंग कंपनी, इन सभी 6 कंपनियों में रेगुलर बेसिस पे आपको देखने को मिलने वाली है। ये वीडियो मैंने आज से कुछ 10, 15, 20 दिन पहले ही बनाई थी और रिसेंटली कल आप लोगों के लिए यानी कि 18 अक्टूबर को आपके सामने यहां पर एक नोटिफिकेशन आता है। ये नोटिफिकेशन जो है वो एमपीपीजीसीएल की वेबसाइट पे आपको मिलेगा। इट इज फॉर व्हाट? अगर आप यहां पे कैरियर सेक्शन में जाते हैं और कैरियर सेक्शन में जाने के बाद अगर आप लोग जैसे ही पर्टिकुलरली जैसे कैरियर सेक्शन में जाते हैं तो आपको सबसे पहले दिख जाएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट इंजीनियर। आपको मैं बिजली कंपनियों का मध्य प्रदेश का इतिहास कुछ बताना चाहूंगा। जो भी बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है वो लास्ट तक जरूर देखिएगा। जब ये नोटिफिकेशन आया काफी सारे बच्चे निराश हुए, मैं खुद भी निराश हुआ, और इस निराश के पीछे मैंने एक दिन पहले वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैंने सोचा पहले इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लेता हूं, उसके बाद ही आप लोगों को इस नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। अदरवाइज 18 अक्टूबर को ही मॉर्निंग में पता चल गया था कि ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। मैं खुद एमपीपीजीसीएल में 2 बार सिलेक्टेड हूं, मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करता हूं। इन कंपनियों का इतिहास पिछले 12 साल से मैं बहुत बेहतर तरीके से जानता आ रहा हूं कि कब इन्होंने किस तरीके से अपने रिक्रूटमेंट्स में बदलाव किए हैं। असिस्टेंट इंजीनियर जैसे रिक्रूटमेंट को ये कंपनीज पहले आप लोगों के लिए गेट एग्जामिनेशन के थ्रू रिक्रूट करा करती थी बिना किसी इंटरव्यू के, लेकिन पिछले 2 रिक्रूटमेंट में यह देखा गया कि इन्होंने गेट एग्जाम के थ्रू रिक्रूट करना बंद कर दिया है। और पिछला ही रिक्रूटमेंट अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, कुछ दिनों पहले ही आया हुआ था। अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको दिख जाएगा, बढ़िया तरीके का एग्जाम कंडक्ट हुआ था। क्लियर? चलिए जरा अब इस वाले रिक्रूटमेंट को देख लेते हैं। जब आप यहां पे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में जाते हो तो आप देखोगे इसके अंदर ये पूरी तरीके से आपके सामने लिखा हुआ है। एक एक लाइन पढ़ेंगे अपन लोग और देखेंगे यहां पर कि कहां इनसे गलती हुई और बच्चे क्यों परेशान हुए। सबसे पहले लिखा मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में सहायक अभियंता यानी कि होता है असिस्टेंट इंजीनियर, और यह लिखा है उत्पादन यानी कि जनरेशन के पद पर सीधी भर्ती। सीधी भर्ती का मतलब ये है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं है, ये नियमित परमानेंट रेगुलर रिक्रूटमेंट है। इसके बाद अगर आप ये पढ़ोगे तो यहां पर आमंत्रित किया जाता है, और इन्होंने ये भी लिखा मध्य प्रदेश की जनरेटिंग कंपनी ताप यानी कि थर्मल और हमारे हाइड्रो प्लांट्स के अंदर नवीन संयंत्र जितने भी हैं उनके निर्माण में इन सभी के लिए रिक्रूटमेंट किया जाता है। जब इस वैकेंसी को हम देखते हैं तो मैकेनिकल के लिए यहां पर वैकेंसी आई हुई है 13, उसके बाद इलेक्ट्रिकल के लिए यहां पर वैकेंसी आई हुई है 15, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहां पर वैकेंसी आई हुई है 16। नॉर्मली जनरेशन की जब हम बात करते हैं तो जनरेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों ही ब्रांच की नीड पड़ती है। इलेक्ट्रिकल की थोड़ी ज्यादा ही होती है, लेकिन जब हम डिस्ट्रीब्यूशन साइड बात करते हैं तो वहां पे सबसे ज्यादा 80 से 90% इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स की ही नीड होती है इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज में। अब जब ये पढ़ने के बाद आगे जब बच्चा बढ़ता है, सारी बातें पढ़ता है, नियम शर्तें पढ़ता है, सब कुछ होता है, 100 अंक का पेपर होगा। इन्होंने हमेशा से 100 क्वेश्चन का ही पेपर करवाया जिंदगी भर। 75 मार्क्स का ये टेक्निकल पूछते हैं, 25 का ये नॉन टेक पूछते हैं। ये चीज तो इनकी 10 साल से चली आ रही है, जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं हुआ। साल 2014 में जब मैं खुद भी सिलेक्ट हुआ था एमपीपीजीसीएल में, और रिसेंटली अभी भी मैं सिलेक्ट हुआ था इसके पहले वाले नोटिफिकेशन के अंदर, तो दोनों ही बार सेम तरीके का पेपर था। पहले भी पेपर हुआ था, बस डिफरेंस इतना आता था कि पहले ऑफलाइन पेपर होता था, अब ऑनलाइन पेपर होने लग गया है। और अगर हम बात करें तो सेम वही प्रोसीजर इनकी अभी भी है। तो पेपर के पैटर्न में तो इन्होंने कोई अभी तक चेंजेस नहीं किए हैं। बट हाँ, अगर हम बात करते हैं तो इस बार थोड़ा सा जो झटका लगा बच्चों को वो ये है कि सर एग्जाम फॉर्म भी भर देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन जो झटका है वो क्या है जरा देखना। ऑनलाइन पंजीयन, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 अक्टूबर से स्टार्ट करने वाले हैं 20 नवंबर तक। इसके बाद बच्चा जब नीचे की तरफ आता है, महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ता है और अपनी एलिजिबिलिटी देखता है, तो बच्चा इतना पढ़ने के बाद तो खुश हुआ, लेकिन जब ये पढ़ा उसने तो उसको दुखी हुआ। वो दुखी इसलिए हुआ, उसने देखा कि इन लोगों ने यहां पर बीटेक कैंडिडेट्स को मांगा है। यहां पे कोई दुखी की बात नहीं है, क्योंकि असिस्टेंट इंजीनियर के रिक्रूटमेंट में इंजीनियरिंग डिग्री ही एलिजिबल होती है, डिप्लोमा एलिजिबल नहीं होता। हाँ, डिप्लोमा के बाद आपने बीटेक किया है तो आप एलिजिबल हो, लेकिन जो जूनियर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट होता है वहां पे कनिष्ठ अभियंता में डिप्लोमा बीटेक दोनों एलिजिबल होते हैं। तो यहां तक तो स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब बच्चे ने ये पढ़ा अनिवार्य कार्य अनुभव यानी कि आपसे बोला जा रहा है मैंडेटरी एक्सपीरियंस, तब सबसे पहले झटका लगा। और मुझे भी इस पेज नंबर 8वें पे आगे झटका लगा कि भैया क्या कर रहे हो,
आप असिस्टेंट इंजीनियर के लिए कब से ये कौन सी पॉलिसी आपके आ गई जिसमें आप एक्सपीरियंस मांग रहे हो? या तो आप अपने असिस्टेंट इंजीनियर कोई डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए यूज करना चाहते हो, या आप इनको जो रिक्रूटमेंट करना चाहते हो वो कोई स्पेशल पर्पस के लिए करना चाहते हो, तो आप यहां पर पेज नंबर 1 में लिख दीजिए रिक्रूटमेंट के अंदर कि भैया ये वाला जो रिक्रूटमेंट है ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए किया जा रहा है, कोई ऐसे प्रोजेक्ट के लिए किया जा रहा है जिसमें हमें वाकई एक्सपीरियंस की जरूरत है। तो आप यहां पे मेंशन करिए, जो कि इन्होंने मेंशन नहीं किया। तो नॉर्मली आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कैसे और किस बेसिस पे आप एक्सपीरियंस के द्वारा आप बोल रहे हो कि हमें एक्सपीरियंस की जरूरत है? और आपने एक्सपीरियंस में भी यहां पे नॉर्मल नहीं लिखा भैया, आपने एक्सपीरियंस में लिखा है आपके लिए एसेंशियल एक्सपीरियंस है। जब आपने पिछले 12 साल में कभी एक्सपीरियंस नहीं मांगा तो अभी आप क्यों मांग रहे हो? पहले तो आप ये बताइए। दूसरी बात, इनकी जो गलती है वो जरा देखना, जो मुझे समझ में आई है, शायद आप लोगों ने भी गौर किया हो। यहां पे एक्सपीरियंस भी कोई नॉर्मल एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। जरा पढ़ेंगे एक्सपीरियंस में क्या मांगा है, जरा समझ लेते हैं। उपरोक्त वर्णित शैक्षणिक योग्यता के साथ राज्य केंद्र सरकार के पीएसयू अथवा आईपीपी जिसमें कैपिटिव प्लांट शामिल नहीं, में ताप विद्युत उत्पादन इकाइयां जिनकी उत्पादन क्षमता 210 मेगावाट या उससे अधिक हो के संचालन एवं रखरखाव में निम्न अनुभव होना चाहिए। मतलब ये बोल रहे हैं कि आप में किसी पीएसयू में या फिर कोई भी जगह पर आपने कोई राज्य या सेंट्रल या स्टेट में काम किया हो, आप जिस पावर प्लांट में काम किए वो 210 मेगावाट से कम का प्लांट नहीं होना चाहिए, ये इनका कहना है। 210 मेगावाट का प्लांट कोई छोटा प्लांट नहीं होता। मतलब अगर किसी ने काम किया हो तो बड़े प्लांट में ही काम किया हो, नॉर्मली काम नहीं किया हो। चलिए, तो हो सकता है इन्होंने 1-2 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया होगा। अब जरा आगे चलते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि आपने काम जो किया है वो असिस्टेंट इंजीनियर के ही पद पे किया होना चाहिए। मतलब जो आपकी पहले पोस्ट रही होगी वो ए ही रही होगी वहां पे, और वो भी कम नहीं, कम से कम 5 साल का। पागल हो गए हो क्या? 5 साल का काम कोई ए ही काम करने के बाद एमपीपीजीसीएल में आकर के जॉब क्यों करेगा? ये कौन सी बात हो गई? मतलब ऑलरेडी इंसान 5 साल से असिस्टेंट इंजीनियर किसी प्लांट में काम कर रहा है 210 मेगावाट से ऊपर का, और वो अब आकर एमपीपीजीसीएल में अप्लाई क्यों करेगा फिर? ये कोई लॉजिक ही नहीं बनता यहां पे। दूसरा ये बोल रहे हैं कि अगर कोई जूनियर इंजीनियर है किसी प्लांट में तो उसको 9 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। क्या मजाक कर रहे हैं? 9 साल कम होता है क्या? एक नॉर्मली डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट 18, 19, 20 साल में डिप्लोमा कंप्लीट करता है अपना, उसके बाद अगर उसको 9 साल हो चुके होंगे किसी जगह पे जूनियर इंजीनियर, वो भी 210 मेगावाट के प्लांट पे, तो वो ऑलरेडी यही बन चुका हो अभी तक। तो ये क्या पता कौन सा एक्सपीरियंस मांग रहा है। ये मुझे लगता है कि यहां पे थोड़ा सा इनसे कुछ गलती हो गई है, और अगर इनसे यहां गलती नहीं हुई है तो इन्होंने यहां सबसे बड़ी गलती कर दी। अब आप समझना जरा मेरी बात को। आयु सीमा 1 जनवरी को न्यूनतम 21 और अधिकतम 40। अब मैं आपको अपना एग्जांपल ले लेता हूं। जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, ठीक है, तब मैं था 17 साल का। एक आम इंसान जब इंजीनियरिंग कंप्लीट करता है तो वो 17 साल का होता है या 18 साल का होता है? सही बात है? कैसी बात कर रहे हो यार? ऐसा नहीं होता भाई। जब एक आम इंसान इंजीनियरिंग कंप्लीट करता है तो या तो 20 साल का होता है, या तो 21 का होता है, या तो 22 साल का होता है। एक एवरेज एज एक इंजीनियरिंग की स्टूडेंट की जो है वो 20 से 21 साल है जब वो पास आउट होता है। अब 20 से 21 साल अगर किसी बच्चे ने जब वो पास आउट हुआ, उसके बाद वो मान लीजिए किसी कंपनी में जाके जूनियर इंजीनियर बन गया, और मान लीजिए वो 210 मेगावाट की कंपनी थी, तो वहां जाके उसको अब 9 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो अब उसकी एज कितनी हो गई? अब उसकी बाय डिफॉल्टेड एज जो है वो 29 हो चुकी है। तो आप ये बताइए फिर आप ये न्यूनतम एज 21 वाला कैसे लेके आ सकते हो? आपके लिए तो यहां पर होना चाहिए था 29। ये इन्होंने गलत लिखा है। अगर हम इनकी एज के हिसाब से समझते हैं तो ये बोल रहे हैं कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। मतलब इनको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इंसान इस धरती पे किसी इंसान ने जन्म लिया है जिसने अपनी इंजीनियरिंग कर ली है 11 साल की उम्र में। ठीक है, 11 साल की इनकी न्यूनतम एज के, समझो जरा, किसी इंसान ने 11 साल की उम्र में इंजीनियरिंग कर ली, उसके बाद 9 साल से वो जेई बन के बैठा है, मतलब कितने का हो गया? वो 20 साल का हो चुका है। अब वो इनकी यहां पे न्यूनतम एज में अप्लाई कर सकता है। अरे यार क्या बात कर रहे हो, कैसे पॉसिबल है ये? 18-19 में तो डिप्लोमा कंप्लीट होता है यार। उसके बाद भी अगर 9 साल का हम जूनियर इंजीनियर के पद पे मिनिमम एक्सपीरियंस लेंगे तो आदमी बाय डिफॉल्ट कम से कम 26-27 का हो गया। तो आपकी न्यूनतम एज यहां पे गलत दिखाई गई है। आपको यहां पे न्यूनतम एज 25 से ज्यादा लिखना चाहिए, तब जाके आपका ये एक्सपीरियंस वैलिड माना जाए। अच्छा, ये तो मैंने 9 साल वाला बता दिया। किसी बच्चे को डाउट हो सकता है सर 5 वाला भी तो प्रूफ करके देखिए। चलिए, एक आम इंसान एई तब बनता है जब उसने बीटेक किया हो, या जेई के बाद वो एई बनता है। मान लेते हैं अपन वर्स्ट कंडीशन में बहुत टैलेंटेड पर्सन पहले से एई बन के बैठा है, 20 साल में इंजीनियरिंग कंप्लीट करेगा तो, और तुरंत मान लीजिए पास आउट होने के बाद ही उसकी जॉब लग गई, ठीक है, और 5 साल तक अगर वो एई रहा तो वो अभी 25 का है,
तो न्यूनतम एज तो यहां भी 21 डिफाइंड नहीं होती है, मिनिमम 25 से ऊपर ही होना चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहां पे अगर ये लोग चाहते भी है एक्सपीरियंस, तो ये एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है, इट इज नॉट अ नॉर्मल एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसको ड्रॉप डाउन करना पड़ेगा। और अगर आप मान लीजिए जैसा कि आप पहले करते थे स्टूडेंट्स के लिए कि बिना एक्सपीरियंस का आप एग्जाम लेते थे, तो आपको कायदे से वैसा ही लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपकी 1 ईयर की ट्रेनिंग होती है जहां पर आपको सारी चीजें बताई जाती हैं। और हमारे देश के जितने भी एई के एग्जाम होते हैं, किसी भी एग्जाम में पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता, तो ये बिल्कुल भी कहीं से भी कहीं तक वाजिब नहीं है। मेरे 4 से 5 पॉइंट्स है जो मैं यहां पे बोलना चाहूंगा एमपीपीजीसीएल को और स्टूडेंट्स को भी बोलना चाहूंगा। पहला मेरा पॉइंट यह है कि आपका ये एक्सपीरियंस वैलिड नहीं है, इतना एक्सपीरियंस आप नहीं मांग सकते, और अगर इतना एक्सपीरियंस आप मांगते हो तो फिर आपका ये एज क्राइटेरिया यहां पे गलत लिखा हुआ है, ये मिनिमम 25-26 साल होना चाहिए, तो ये पूरी तरीके से गलत है। इसके अलावा अगर आप बोलते हो कि नहीं ये दोनों हमारी बातें सही हैं, तो आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी स्टेट एई के रिक्रूटमेंट के लिए कभी या जेई के रिक्रूटमेंट के लिए कभी भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगता है। अगर आप उसके बाद भी बोलते हो कि नहीं हम तो मांगेंगे, तो फिर आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप किसी पर्टिकुलर किसी स्पेशल टास्क, स्पेशल फोर्स के लिए या स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए आप रिक्रूट कर रहे हो, जहां पे आपको एक्सपीरियंस्ड वाले ही लोग चाहिए नॉर्मली, तो तब जाकर के फिर ये रिक्रूटमेंट वैलिड होगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ये रिक्रूटमेंट किसी भी तरीके से कोई वैलिड है। हो सकता है कहीं से गलत वलत हो गया हो, थोड़े से कुछ दिन का हम वेट कर लेते हैं जहां पर हमको ये सारी इंफॉर्मेशन थोड़ी ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी। और स्टूडेंट्स परेशान बिल्कुल भी ना हो, एमपीपीजीसीएल में 1300 से ज्यादा पोस्ट ऑलरेडी खाली है, धीरे धीरे आपको जेई के रिक्रूटमेंट भी देखने को मिलेंगे और बाकी की भी रिक्रूटमेंट देखने को मिलेंगे। समय समय पर आपकी सारी बातों को मैं सुनता रहूंगा, समय समय पर आपके सारे तरीके के साथ मैं देता रहूंगा, समय समय पर हम भी इनका भी साथ लेंगे, मतलब इनसे भी साथ लेंगे। जैसा भी नोटिस आया है, काफी सारे मुझे बच्चों ने बोला सर ये तो गलत है, आवाज उठानी चाहिए, तो मैंने बोला कि अभी पहले उनको भी सांस लेने दो, क्या पता उनसे ही गलती हो गई हो और वो 2-4 दिन में इसको सही करके दे दें, मे भी पॉसिबिलिटीज है, तो इसलिए थोड़ा सा उनको भी अभी है ना, उनको भी अभी सांस ले लेने दो, पहले वो क्लियरिफाई कर दें कि ये क्यों उन्होंने ऐसा किया है, तभी हम उसके बाद आगे बढ़ पाएंगे। चलिए तो गाइस इस तरीके से मिलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।